नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 80 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का, जहाँ पर 5 क्वेश्चन रोज़ सुबह हम लोग डिस्कस करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। सबसे जो पहला सवाल है वो है आज फिस्कल डिफिसिट पर इंडियन इकोनॉमी से। सवाल कह रहा है इनमें से कौन से फिस्कल डिफिसिट के कंपोनेंट हैं। गवर्नमेंट्स नेट बोरोइंग एट होम, गवर्नमेंट्स बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड। गवर्नमेंट का बोरोइंग चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो, दोनों की दोनों चीज़ें फिस्कल डिफिसिट में काउंट करी जाती हैं। गवर्नमेंट ने अगर आरबीआई से भी लोन लिया है तो वो भी काउंट किया जाता है। गवर्नमेंट अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करी होती वो भी काउंट करी जाती। मगर जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसका लोन हम क्यों काउंट करेंगे फिस्कल डिफिसिट में। फिस्कल डिफिसिट में प्राइवेट सेक्टर का लोन नहीं काउंट किया जाता, गवर्नमेंट का किया जाता है। तो आपने तीसरा एलिमिनेट कर दिया। अरे फिस्कल डिफिसिट आपका फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है ना। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है तो गवर्नमेंट का लेन देन देखेंगे ना, किसी प्राइवेट कंपनी का लेन देन थोड़े देखेंगे कि उसने कितना लोन लिया, उसने कितना कमाया, फलान ढकान चीज़ें। समझ गए? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आपने तीसरा यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। वैसे ऑप्शन पढ़ते ही आप सबसे पहले तीसरा ही एलिमिनेट किए होते करके, अरे केवल एक ही ऑप्शन दो एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो बाकी जो 1, 2 एंड 4 है ये करेक्ट है, इसीलिए बी आपका सही आंसर है फिस्कल डिफिसिट के बारे में। ओके, जो फिस्कल डिफिसिट होता है ये है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। समझ गए? इसको दूसरी भाषा में कहें तो घर से लिया हुआ कर्जा, आरबीआई से लिया हुआ कर्जा और विदेश से लिया हुआ कर्जा, ये तीनों को जोड़ देंगे तो फिस्कल डिफिसिट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फिस्कल डिफिसिट वो गड्ढा है ना, वो गड्ढा है जिसको भरना है। मतलब कि आपका आमदनी कम है, ठीक है ना, और खर्चे ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक गैप रहेगा। अरे आमदनी 80 रुपया है, खर्च 100 रुपया है, तो 20 रुपया गैप हुआ ना, तो 20 रुपया फिस्कल डिफिसिट है। अब 20 रुपया में से आप 6 रुपया विदेश से लेकर के आइए, 7 रुपया आप आरबीआई से लोन ले लीजिए, है ना, और आपका जो 7 रुपया है वो आप कहाँ से ले लीजिए, मतलब भारत में ही बॉन्ड वगैरह इशू करके लोन ले लीजिए। तो इस तरह से होता है, इसको फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्य एम्पायर के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में। तो सवाल पूछेगा फैक्चुअल इस तरह से आपको कि इंडिका किसने लिखा था। इंडिका लिखा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने ये बताया कि जो राजा का महल था वो लकड़ी का बना हुआ था जिस पर स्टोन के कार्विंग किए हुए थे। अब समझ में आता है कि बाकी सारे रजवाड़ों के जो महल मिलते हैं, यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं, मगर मौर्य के क्यों नहीं मिलते। लकड़ी का बना होगा तो लकड़ी तो खराब हो जाएगा ना इतने सालों में। समझ गए बात? ये तो बीज जाएगा या फिर इसमें फंगस कुछ खराब हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए नहीं मिलती चीज़ें मौर्य एम्पायर की। हाँ, जो भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं वो अभी पटना में आपको एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी मौर्य एम्पायर की। ठीक है, ओकेजन ऑन विच, देखो जब भी सम्राट पब्लिक में आते थे तो सेलिब्रेशन होता था, रॉयल प्रोसेशन निकलते थे। जो राजा था वो आर्म्ड वुमेन से सराउंड रहता था, मतलब इनके जो बॉडीगार्ड होते थे ना, महिलाएं होती थी। राजा का बॉडीगार्ड महिलाएं होती थी। तो तीनों बातें सही हैं, तीनों बातें मेगास्थनीज ने बताई हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल है इको एंजाइटी के बारे में। ये क्या होता है? इको एंजाइटी एक टेंशन है कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, ये सब चीज़ें। समझ गए? तो इको एंजाइटी का मतलब ये होता है कि देर इज़ अ क्रॉनिक फियर ऑफ इन्वायरमेंटल डूम, देर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब कि इन्वायरमेंट का जो हालत है उसको देख करके चिंतित होना, डरना, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट एंजाइटी या फिर इको एंजाइटी।
इट इज़ अ फियर ऑफ डिजास्टर, फियर ऑफ डिजास्टर जो इन्वायरमेंटल डैमेज के कारण हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूं साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो ये कहलाता है क्लाइमेट ग्रीफ, क्लाइमेट ग्रीफ या फिर इकोलॉजिकल ग्रीफ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। जो आपका पहला है, इट इज अ इमोशन और एग्जिस्टेंशियल डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल चेंज, इसको हम कहते हैं सोलास्टेल्जिया, ठीक है ना, सोल्सटेल्जिया, सोल्सटेल्जिया, हाँ, ठीक है। अगला सवाल है LFPR के बारे में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। लेबर फोर्स, LFPR का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो भी लोग लेबर फोर्स में हैं, लेबर फोर्स बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब है वो लोग जो 15 से 64 ईयर के बीच के हैं, 15 से नीचे बच्चे हो गए, 16 से ऊपर डिपेंडेबल हो गए, ठीक है। तो आपका पहला तो गलत हो गया क्योंकि यहां पर वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ओके। वुमेन का जो LFPR है वो लो है मेल के कंपैरिजन में, ऑब्वियस सी बात है कि लेबर फोर्स में जो मेल हैं वो ज़्यादा होंगे, कहाँ पर? ग्रामीण और शहरी एरिया दोनों में। तो सेकंड फैक्ट है, महिलाएं लेबर फोर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, सॉरी महिलाएं कम करती हैं पुरुषों के मुकाबले, दोनों अर्बन एरिया रूरल एरिया वहाँ पे। तो B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं नदियों के मटक के चलने के लिए, रिवर मेंडरिंग के लिए? रोटेशन ऑफ द अर्थ, इरेगुलर एलुवियल डिपॉजिट ऑन द बैंक, जेंटल ग्रेडियंट। अर्थ जब रोटेट करता है ना बाबू तो कोरियोलिस फोर्स लगता है, और जो कोरियोलिस फोर्स है वो नदी की धारा को एक तरफ मोड़ देता है। चूंकि नदी की धारा को एक तरफ मोड़ रहा है तो एक तरफ कटाई ज़्यादा होती है धारा से, तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंडरिंग। एलुवियल डिपॉजिट इरेगुलर होते हैं जिस कारण से नदी की जो धारा होती है वो चेंज होती है, नदी की धारा मूव करती है इधर से उधर, अब वो कटाई ज़्यादा करेगी इसी कारण से। अगर ग्रेडियंट होगा तो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो हैं वो कारण हैं रिवर की मेंडरिंग के पीछे, ओके। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।